इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? पेप्टाइड हार्मोन होता है। सही है आपको, पेप्टाइड हार्मोन। देखना नहीं है, देखना नहीं, एकदम पलट दीजिए। हाँ, फिर मर जाएगा, मर जाएगा, क्या नहीं खाएगा? डेली कहना पड़ता है हमको। हाँ हाँ। तो इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है। इंसुलिन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जिंक अर्थात जस्ता का। सही है आपको, इंसुलिन में जस्ता धातु का प्रयोग किया जाता है। प्राची झा गुड मॉर्निंग। मधुबनी से रोशन कुमार, सोनी कुमारी, हम लोग को पर ध्यान नहीं देते हैं सर। ना देते हैं ध्यान, कैसे नहीं देते हैं? थोड़ा 5 मिनट चेला लेट हो गया है, 5 मिनट लेट हो गया है आज, ठीक है। हाँ हाँ, ध्यान देते हैं कि अब आप लोग का कमेंट एकदम अपने सामने कर लिए हैं। तो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जस्ता अर्थात जिंक अर्थात Zn। देखिए, इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? अग्नाशय से, और अग्नाशय को ही पैनक्रियाज कहा जाता है। लेकिन अग्नाशय के किस सेल से? बीटा सेल से। देखिए, बीटा सेल के किस दीपिका से? लैंगरहैंस दीपिका से। किससे आपको? लैंगरहैंस दीपिका से। इंसुलिन का अधिकता से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया। सही है आपको, हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। सही है, मधुमेह अर्थात डायबिटीज। लेकिन मधुमेह से मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पैनक्रियाज। सही है, पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय। लेकिन शरीर में ग्लूकोज की अधिकता से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज अर्थात मधुमेह। इंसुलिन की कमी से और ग्लूकोज की अधिकता से, दोनों कंडीशन में आपको कौन सा रोग होता है? आपको डायबिटीज अर्थात मधुमेह। लेकिन इंसुलिन का खोज कौन किया था? बेटिंग एंड वेस्ट। कौन किया था? एक दो दिन नाम थोड़ा गड़बड़ाएगा, दूसरा का तीसरा का दिन अपने आप निकल जाता है। तो इंसुलिन का खोज कौन किया था? तो बेटिंग एंड वेस्ट। लेकिन बेटिंग एंड वेस्ट कब खोजा था? 1921 में। सही है आपको, 1921। लेकिन इसी खोज के लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1923 में। सही है आपको, 1923। लेकिन अब बताइए, इंसुलिन का प्रथम संरचना का खोज कब किया गया था? 1953। सही है आपको, इंसुलिन का प्रथम संरचना का खोज कौन किया था? तो आपको कब किया गया था? तो 1958। कब आपको? ध्यान रखिए, 53, 5 साल का अंतर है। 1953, 58 में नोबेल पुरस्कार। तो इंसुलिन का प्रथम संरचना का खोज 1953 में किया गया था। किसके द्वारा? फ्रेडरिक सैंगर। सीधे सैंगरो कहेंगे तो काम चलेगा, सैंगर। लेकिन कब? 1953 में। और इसी खोज के लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1958 में। सही है, वो 2 साल के बाद नोबेल पुरस्कार, 5 साल के बाद नोबेल पुरस्कार। 1993 नहीं, रेणु कुमारी गुप्ता। 1993 नहीं, 1953। 1953, 5 पर 3। चलिए, तो क्या हो गया? इंसुलिन। लेकिन सबसे पहले इंसुलिन किस जानवर से प्राप्त किया गया? बैल से। सबसे पहले बैल से, उसके बाद सुअर से। सबसे पहले इंसुलिन आपको किस जानवर से निकाला गया? तो फर्स्ट में बैल और सेकेंड में सुअर। तो बैल से जो इंसुलिन प्राप्त किया गया था उसका क्या नाम था? बिभोइन। सही है आपको, बिभोइन। लेकिन सुअर से जो प्राप्त किया गया था उसका नाम
पोर्सलिन, सही है आपको पोर्सलिन। चलिए फिर अब क्या हो, बोलिए कोनो एगो टॉपिक बोलिए ना कोई। रक्षा, आ रहा है यार, सब न हो जाए, ध्यान रखिएगा। बोफोर्स जो तोप है, बोफोर्स तोप भारत किस देश से खरीदा? बोफोर्स स्वीडन से। बोफोर्स तोप जो है भारत किस देश से खरीदा? स्वीडन से। चिनूक हेलीकॉप्टर भारत किस देश से खरीदा? अमेरिका से, सही है आपको अमेरिका से। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से। हरकुलस अमेरिका से। सुखोई 30 रूस से। सुखोई 30 रूस से। मिग 21 और मिग 29 रूस से। ब्रह्मोस रूस से। S-400 रूस से। S-400 भी आपको रूस से। AK 203 एसोल्ट राइफल रूस से, सही है आपको रूस से। बाराक मिसाइल इजराइल से। बाराक मिसाइल कहेंगे तो आपको इजराइल से। फाल्कन रडार, फाल्कन रडार भी आपको इजराइल से, सही है आपको। फाल्कन रडार भी किस देश से खरीदा गया? तो ये भी आपको इजराइल से। राफेल, राफेल फ्रांस से। स्कॉर्पियन पनडुब्बी फ्रांस से। मिराज मिसाइल फ्रांस से, सही है आपको फ्रांस से, सही है आपको फ्रांस से। भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए सबसे पहले समझौता करने वाला देश फिलीपींस, सही है आपको फिलीपींस। उसके बाद मिराज, मिराज खरीदने के लिए सबसे पहले भारत से समझौता करने वाला देश कतर, सही है आपको कतर। उसके बाद आर्मेनिया से भारत क्या समझौता किया है? आर्मेनिया से पिनाका, सही है पिनाका रॉकेट। पिनाका जो रॉकेट है यह भारत से कौन देश खरीदने के लिए समझौता किया है? आर्मेनिया, सही है आपको आर्मेनिया, सही है। अब बताइए और क्या लिखा थे? हाँ, विश्व में सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश भारत, यानी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन हो गया है? भारत। और सबसे ज्यादा बेचने वाला फर्स्ट में यूएसए, सेकेंड में फ्रांस और थर्ड में रूस। थर्ड में आपको कौन? रूस। जंग नहीं लग जाता है, मान लिया जाए पुलिस प्रशासन है तो डकैती होता है कि नहीं? सरकार जब चोरी डकैती होए करता है तो हटा देगा पुलिस को। ये रहता है कि आप सुरक्षा, कभी अगर चांस बाई चांस अगर पड़े, जैसे हम ही लोग पढ़ते, ईमान कर पढ़ते कि नौकरी हो। इस दिन हम मान लेंगे कि हम पढ़ने से हमको नौकरी नहीं हुआ, क्या को बच्चा पढ़ पाएगा? के लिए सरकार तो सुरक्षा रखेगा। बताइए, सुरक्षा कमजोर था तब ना आज बांग्लादेश का कौन नौबत है, देख रहे हैं। इसमें यूक्रेन का हाल देखिए, अगर सरकार मजबूत रहता, सब कुछ रहता तो उस तरह का हाल होता? कभी नहीं। बेमौत आपको मारा गया, महिला बच्चा पुरुष सब में। एक बांग्लादेश में हम कहते 1000 से ऊपर तो हिंदू। अगर आज सरकार वहां की मजबूत रहती तो जो भी एंटी करप्शन जो करता है वो होने देता, तो देश को भी मजबूत होना रहता। सुनिएगा, मानव विकास सूचकांक सबसे पहले जारी करने वाला राज्य
मध्य प्रदेश भारत का भी पहला, अब पूरे दुनिया के राज्य में भी आपका पहला कौन? मध्य प्रदेश। कब? 1995। भारत पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था? 2001। विश्व में पहली बार मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था? 1990 में। कब आपको? 1990 में। मंजीत यादव, टूसेंट में सर पेज बता दीजिएगा। अच्छा। तो मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। यूएनडीपी का स्थापना कब किया गया था? 1965। सही है आपको, 1965। यानी मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 134। मानव विकास सूचकांक में 134वां रैंक है भारत का। जबकि नंबर 1 देश कौन है? स्विट्जरलैंड। सही है आपको, स्विट्जरलैंड। ये मानव विकास रिपोर्ट जब तैयार किया जाता है तो 3 बातों को ख्याल करके ही रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो बताइए कौन सा 3 है? शिक्षा यानी साक्षरता, सही है। प्रति व्यक्ति आय अर्थात जीडीपी, और जीवन प्रत्याशा अर्थात स्वास्थ्य। यही 3 को आधार मानकर मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है और उसका रैंकिंग तैयार किया जाता है। इस मामला में भारत 134वां रैंक है, जबकि स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक है। बताइए लगातार एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय? मनु भाकर। सही है आपको, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। कौन सा पदक जीती? कांस्य पदक। सही है आपको, कांस्य पदक। हॉकी में भारत कौन सा पदक जीता? कांस्य। सही है आपको, कांस्य। उसके बाद भाला फेंक में भारत कौन सा पदक जीता? कौन? सिल्वर। तो भाला फेंक में सिल्वर कौन जीता था? कौन? नीरज चोपड़ा। सही है। और शूटिंग में कांस्य पदक मनु भाकर। सही है आपको, मनु भाकर। लेकिन एक सिंगल में 10 मीटर शूटिंग में और एक आपका मिश्रित में, तो मनु भाकर के साथ मिश्रित में कौन था? सरबजोत सिंह। सही है आपको, सरबजोत सिंह। हॉकी में भारत कांस्य पदक जीता किस देश को हराकर? स्वीडन को। सही है आपको, किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता भारत? तो स्वीडन। सही है आपको, स्वीडन। अब पिछला बार जर्मनी को, यानी टोक्यो वाला में जर्मनी को हराकर, अब पेरिस वाला में स्पेन को हराकर, स्वीडन नहीं, स्पेन को हराकर। हाँ, स्पेन। अभी वर्तमान में जो ओलंपिक हुआ है वह कौन सा ओलंपिक था? 33वां। सही है आपको, 33वां। तो पेरिस ओलंपिक का सेफ्टी मिशन किसको बनाया गया था? गगन नारंग को। सही है आपको, गगन नारंग से पहले किसका नाम का घोषणा हुआ था? मैरी कॉम को। पेरिस ओलंपिक में मशाल वाहक किसको बनाया गया था? अभिनव बिंद्रा। सही है आपको, अभिनव बिंद्रा। भारतीय ओलंपिक कमेटी संघ का अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। सही है आपको, पीटी उषा। सही है आपको, पीटी उषा। भारत का सबसे कम उम्र का पदक जीतने वाला खिलाड़ी? अमन सहरावत। भारत का सबसे कम उम्र का पुरुष में भी अब पदक जीतने वाला में भी सबसे कम उम्र का कौन? अमन सहरावत। अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। कितना केजी में? 57 केजी में। सही है आपको, 57 केजी। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। आंख मूंद के कांस्य कहना है, एगो तो सिल्वर है, तो ना ये ना कि आपको टेंशन होगा, ठीक है। एगो रजत है, वो टेंशन नहीं होगा। तीसरा का कांस्य है ये। हाँ, कांस्य। यानी भारत पेरिस ओलंपिक में कुल कितना पदक जीता? 6 पदक। इसके कारण पेरिस ओलंपिक में भारत का रैंक 71। सही है आपको, 71। राजा सिंह, जय हिंद जय हिंद। क्लास 6 का वीडियो अभी तक नहीं है सर, ठीक है, डला जाएगा, आज हम अपने देखते हैं।
टीपू वर्मा, वीडियो रुक रहा है गुरुजी। सुनिएगा, तो भारत कुल पेरिस ओलंपिक में कितना पदक? तो 6 पदक जीता, जिसमें कैसे 1 रजत यानी 1 सिल्वर और 5 गो कांस्य यानी सोना 1 भी नहीं। अब भारत का रैंक कितना हो गया? 71 अर्थात 71। तो प्रथम रैंक किस देश का? जैसे अर्थात अमेरिका का। दूसरा रैंक चाइना का। दूसरा रैंक, अगला ओलंपिक में हमको लगता है चाइना कहीं पटक न दे अमेरिका को। बड़ा जोर से आ रहा है यार, बड़ा मेहनती है वो सब। कल बच्चा सब भी वहां का देखते हैं पर नहीं, किसी एक का दीवाना होता है भारत में, किसी एक का दीवाना हो जाएगा वो, ओकरे वाले मर जाएगा, ओकरे पर से छत पर कूद जाएगा। समय के अनुसार बदलते भी रहना चाहिए। हाँ, अब बताते हैं, अपने यहाँ इतना बड़ा बच्चा को पानी में फेंक दिया जाएगा तो गार्जियन की हालत खराब हो जाएगी। इतना बड़ा बच्ची और बच्चा को क्या करता है, तालाब में फेंक दिया जाता है और उसको कुछ तैरने नहीं आता है, सीधे उबडूब उबडूब करता है, फिर उसको उठाएगा, फिर फेंक देगा थोड़ा 10 मिनट के बाद। अब बताइए, उस उम्र से प्रैक्टिस अगर करना, सीधे क्या करता है, लोहा का छड़ इतना बड़ा बच्चा को धरा देगा, छोड़ देगा। अब वो चिचिया रहा है, अब उसको इतना दिमाग रहता कि हम छोड़ेंगे तो गिरेंगे, तो धैर्य ही रह जाता है 5-10 मिनट। अब बताइए, जब वो अपने उम्र में आएगा तो आप बताइए हम लोग से बेहतर प्रदर्शन करेगा कि? हम लोग यहाँ से बच्चा आता है तो कलम इधर फेंक देगा, कॉपी इधर फेंक देगा, भर दिन माता उसी फेर में रहती है कि कहाँ कलम फेंक दिया, न पढ़ने का मन है तो पेजे फाड़ दिया। हाँ, और उसका सारा बुक, कितना तरह का सिस्टम है, सारा फोटो स्टेट सबके पास है, जो भी स्क्रीन निकालना है धराक्षी निकाल के अपने पढ़ लेगा, अपने टिफिन करके सब इलेक्ट्रॉनिक, अपने खाना बना के। माता पिता पर कोई, यहाँ तो बचवा खेबे न करता है, माता आधा घंटा तक मोबाइल उसको दिखाता है तब जाके खाता। वहां बैन है कि आप क्लास में, रूम में नहीं है, यहाँ तो न पढ़ेगा लेकिन मोबाइल ना छोड़ सकता है। नौकरी तो बादों में होगा क्या? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र का पदक जीतने वाला अगर कहेंगे तो कौन? अमन सेहरावत। स्वतंत्र भारत का, हाँ हाँ, पदक जीतने में, या लड़का में सबसे कम उम्र भी 21 वर्ष का। सबसे कम उम्र का महिला भाग लेने वाली मीराबाई चानू के तो उम्र ज्यादा है। निधि ए सिंधु, सबसे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि कोई भी पदक नहीं जीती। सबसे कम उम्र की महिला भाग लेने वाली निधि ए सिंधु, जो कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है, और पेशा से क्या है? तैराक है, लेकिन कोई पदक नहीं जीती। क्लियर? लेकिन भारत के तरफ से सबसे पहला पदक जीतने वाला पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर। पहला पदक अगर कोई जीतने वाला है तो कौन? मनु भाकर। और सबसे अंतिम पदक यानी छठा पदक जीतने वाला भारत का अमन सेहरावत। यानी भारत का अंतिम पदक पेरिस ओलंपिक में कौन जीता? अमन सेहरावत। जबकि पहला पदक कौन? मनु भाकर। भारत के तरफ से प्रारंभिक ध्वजवाहक कौन था? पीवी सिंधु और कौन? शरत कमल। पीवी सिंधु और शरत कमल, यह प्रारंभिक ध्वजवाहक। जब भारत के तरफ से अंतिम यानी समापन ध्वजवाहक कौन? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, सही है, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। ना लुसेंट में तो चलिए रहा है, डेली चल रहा है मंजीत यादव।
एगो वीडियो छूट गया, देखते कौन छूटा है आप लोग को। चलिए अब हम लोग किसमें थे? रक्षा में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रक्षा परमाणु लिखाए थे, परमाणु एवं अंतरिक्ष लिखाए थे। नंबर बोलिए कितना तक लिखा दिए? 13 से शुरू करें। देखिएगा, देखिएगा, भारत का मिसाइल मैन को कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम भारत का मिसाइल ओमैन को कहा जाता है टेसी थॉमस। टेसी थॉमस केरल की। उसके बाद अगर आपसे पूछे अग्नि मिसाइल का, अग्नि मिसाइल का जनक राम नारायण अग्रवाल, ये अभी मर गया 1-2 दिन पहले, तो हम लोग कहते RN अग्रवाल ना, राम नारायण अग्रवाल यानी RN अग्रवाल। चलिए 6 क्लास हुआ है, मंजीत यादव 6-7 क्लास में हो गया। अब आइएगा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक, भारत का परमाणु कार्यक्रम का जनक किसको? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। आप रूटीन लिखे हैं? सब रूटीन आप लोग बता दीजिए। होमी जहांगीर भाभा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको माना जाता है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, हाँ, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई। परमाणु कार्यक्रम का जनक या पिता होमी जहांगीर भाभा। आगे बढ़े, मिसाइल कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसको माना जाता है? APJ अब्दुल कलाम। क्लियर? अब देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम समिति का गठन। अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम समिति का गठन कब हुआ था? 1962।
अपना बारी सब पूछ दिया। भारतीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अनुसंधान संगठन समिति है, इस संगठन का गठन 1969। पुनः हम लोग कहते हैं इसरो। क्या कहते हैं? इसरो। इसी को हम लोग कहते हैं इसरो, को हम लोग कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका चेला मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बंगलौर में। कहाँ है आपको? बंगलौर। इसरो का मुख्यालय आपको को बंगलौर। क्लियर? स्थापना 1969, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय बंगलौर। क्लियर? लुसेंट बुक में टॉपिक नहीं मिलता है सर, कहां से पढ़े? लुसेंट पेज बता दीजिए। मंजीत यादव आ रहे हैं लुसेंट में, तब बता दे रहे हैं, हमको तो अपने नहीं पता चलता है कहां तक पढ़ा के छोड़े। हाँ 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 है, बता दिया जाएगा, बता देंगे। हाँ हाँ क्लियर? अब आइएगा 21 नंबर में आइएगा। आभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको आप क्या कहते हैं? पार्क ना, ये बार्क है, इसी को ना कहते हैं भाभा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ना। और इसका स्थापना चेला कब हुआ था? का स्थापना बार का हुआ था 1954 में। कब आपको? 1954। और बार का मुख्यालय कहां स्थित है? ट्राम्बे मुंबई। ट्राम्बे मुंबई के करीब है। तो हो गया, पार्क हो गया, पार्क डीआरडीओ। फिर हम लोग आ रहे हैं डीआरडीओ, डिफेंस 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 रिसर्च डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ना हम लोग कहते हैं डीआरडीओ। क्या कहते हैं? डीआरडीओ। और डीआरडीओ का चेला मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ आपको? नई दिल्ली। अब बताइए स्थापना कब? 1958। कब आपको? 1958 में आपको डीआरडीओ का स्थापना किया गया। लेकिन स्थापना का विचार कौन दिया? स्थापना का विचार दिया अब्दुल कलाम। कौन दिया था? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब, वही एपीजे अब्दुल कलाम। यानी डीआरडीओ का स्थापना करने का विचार कौन दिया? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम। अवनीश कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
संदीप कुमार क्लास 6 का अपलोड नहीं हुआ है सर। अच्छा, आज लोड हो जाएगा चेला। नहीं गया होगा एगो। चलिए, क्लियर, आगे बढ़े। तेईस में देखिएगा, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? कौन? पृथ्वी। और भारत का प्रथम मध्य दूरी का मिसाइल कौन? अग्नि। भारत का प्रथम पायलट रहित यान, पायलट रहित मैंने समझ बिना ड्राइवर के, हाँ, भारत का प्रथम पायलट रहित यान कौन? लक्ष्य। भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान, भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन है? तेजस। कौन है आपको? तेजस। भारत का सबसे तेज क्रूज मिसाइल, भारत का सबसे तेज क्रूज मिसाइल कौन है? ब्रह्मोस। कौन है आपको? ब्रह्मोस। नाग और ब्रह्मोस, नाग और ब्रह्मोस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कार्य करता है। इसका सिद्धांत दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ। किस सिद्धांत पर? दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर। देखिएगा, नाग, नाग जो है टैंक रोधी है, आगे हम बताएंगे। नाग जो है आपको, ब्रह्मोस तो क्रूज मिसाइल है और नाग क्या है? टैंक रोधी है, मैं टैंक को उड़ाता है। ये दोनों किस सिद्धांत पर कार्य करता है चेला? तो नाग और ब्रह्मोस दोनों जो है दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर, यानी कहने का कि इसका एक बार प्रयोग हो जाकर दोबारा लौट कर ही नहीं आता है, यानी दाग दीजिए और भूल जाइए। हाँ, भूलने का सेंस हुआ कि आता ही नहीं है तो भूलना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, सर ऑनलाइन पर ध्यान, कृष्ण मोहन कुमार पूरा ऑनलाइन पर ध्यान है। तो अब मान लिया जाए खाली स्क्रीने देखेंगे तो लिखेंगे कब? दोनों काम होता रहता है। हाँ हाँ, जहां दिक्कत हो समझने में पूछिए, तो लिख के हम देख रहे हैं। सर क्लास 6 का वीडियो अभी तक नहीं है। अच्छा, आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर? आइएगा, उसके बाद देखिएगा 29 नंबर में भारतीय परमाणु आयोग गठन कब हुआ था? 1948। भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन 1954। आयोग है, विभाग है। क्लियर?
भारत का पहला स्वदेशी हल्का टैंक, भारत का पहला स्वदेशी हल्का टैंक कौन है? जोरावर का क्या नाम है? जोरावर। भारत का पहला टैंक कौन है? माने युद्ध वाला टैंक, ना कि पानी टंकी है। पहला टैंक आपको कौन? अर्जुन। भारत किस युद्धक टैंक को समाप्त कर दिया गया है? समाप्त कर दिया है कौन? यही अर्जुन। अब देख लीजिएगा, सर्वाधिक देशों में, लास्ट है, सर्वाधिक देशों द्वारा प्रयोग धक टैंक कितनों ज्यादा होगा? देखिएगा कितना आसानी से याद होगा, अपने पता आपको नहीं तो अपने सब याद हो जाए। सर्वाधिक देशों द्वारा प्रयोग युद्धक टैंक कौन? T90 या इसी को कहते हैं क्या? भीष्म। विश्व में सबसे ज्यादा भारत का ही है टैंकी, और भारत का ही सब खरीदा है, और बहुत सारा देश में टैंक का ज्यादा प्रयोग करता है। T90, और T90 को ही कहा जाता है भीष्म। T90 टैंक कहिए या भीष्म टैंक कहिए। क्लियर? अब हम लोग आ जाएंगे किताब में। चलिए अब हम लोग आ जाइएगा लुसेंट क्विज क्लास में चेला। देखिएगा, एक होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। क्या होता है? एक होता है प्रथम, फिजिक्स में आ जाइएगा, एक होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में कौन कौन आता है? कैंची। हाँ, और प्रथम कहने का कि लास्ट वाला में हम लोग जोड़ देंगे। प्रथम उत्तोलक श्रेणी होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? लास्ट वाला को दबाना है, अपने काम चालू हो जाए। तो कैंची में हम सबतर दबाते हैं कि लास्ट में? लास्ट में। अब पिलास में और सरसी में, सरसी देखे हुए हैं नल लंबा रहता है, इसे रहता है, इधर से हम लोग दाबते हैं ना। तो कैंची, पिलास, सरसी ना, कील उखाड़ने वाला मशीन, देखिएगा कील उखाड़ते हैं काटी उटी, वो भी क्या करते हैं? लास्ट में हम लोग दबाते हैं, तो कटियावा निकल जाता है ना। तो जो लास्ट में दबाना हो, तो उस तरह का अगर कोई भी यंत्र हो, लास्ट में दबाते हैं और काम होता है। का अर्थ है कि प्रथम। अब बताइए कैंची क्या होगा? कहां दबाते हैं? लास्ट में। पिलास लास्ट में, सरसी लास्ट में। ऐसा कौन सा उत्तोलक श्रेणी में आएगा? प्राथमिक में, यानी प्रथम में। आ रहे हैं। तो हैंड पंप, तो हैंड पंप में सब में दबाते हैं कि लास्ट में? लास्ट में। तो क्या होगा? प्रथम श्रेणी। साइकिल का ब्रेक कहीं दबाते हैं कि लास्ट में? लास्ट में। कहीं दबाइएगा तो ब्रेक का असर कम होगा, और लास्ट में देखिएगा, लास्ट में रहता है ना, तो लास्ट में हम लोग दाबते हैं तो कैसे हो जाता है? रुक जाता है।
तो घर्षण के कारण रुकता है। लेकिन बात ब्रेक की है तो हम लोग ना बीच में ना आगे, हम लोग क्या करते हैं लास्ट में। तो ये भी कौन श्रेणी, प्रथम श्रेणी। अब कोई दाब देने से ना होगा, असर कहां दिखता है ये ज्यादा मायने रखता है। जैसे मान लिया जाए कोई भी काम करने का कोई उचित जगह है, जहां कोई जगह नहीं, बशर्ते आपको मन लगना चाहिए। बहुत बच्चा है जो पटना में रह के भी ना पढ़ता है, लेकिन उद्देश्य क्या है, पढ़ना। बहुत बच्चा है कि गांव में भी सारा फैसिलिटी देने के बाद भी नहीं पढ़ता है। अब बहुत ऐसा भी बच्चा आप देखे होंगे अगल बगल में, तो माता पिता असक्षम है फैसिलिटी देने में, तो भी मेहनत करके करेहा में पढ़ के, आम के गाछी के नजदीक पढ़ के तैयो अफसर बना है कि नहीं। एक लड़की का सीए का रिजल्ट आया था शायद 1 महीना पहले ना, 15-20 दिन, और वो लड़की टॉप की पूरे इंडिया में सीए में, चार्टर्ड अकाउंटेंट में। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का कितना रिजल्ट है वो आप तो जानते ही, ना कम रिजल्ट, बड़ा हार्ड होता है। और एक टेम्पू वाला के लड़की पूरे भारत में सीए में टॉप कर गया। अब उसका बाप के पतो ना था कि टॉप क्या होता है। जब वो टेम्पू लेके आया तो ये लड़की इतना खुश थी कि अपने पापा को गले लगा के रोने लगी। बेटी को रोते हुए देखते के बाप भावुक हो गया, वो भी अब रोने लगा। अब 10-15 मिनट दोनों गाला धोके रोने लगा। उसको लगा कि दिमाग में कि अब हम बहुत बड़ा आदमी हो गए, बहुत मेहनत किए थे, सफल हो गए। और बाबूजी को भी देखिए, दुखे में आंसू आता है ऐसी बात नहीं है, सुख में भी आंसू आता है। लेकिन सुख का आंसू आप लोग न देखे होइएगा, लेकिन दुख का आंसू आप लोग देखे होइएगा। हाँ, मान लिया जाए कोनो एक थप्पड़ मार दिया, गार्जियन डांटिए दिया तो आपको दुख हो जाता है, तो रोने भी लगिए। लेकिन सुख तब जब बड़ा अचीवमेंट आप कीजिएगा, जैसे आपको जिस जॉब के लिए आप तैयारी करते हैं उस तरह का जॉब अगर आप हासिल कर लेते हैं, तो भावुक हो जाता है। अब आइएगा हम लोग द्वितीयक श्रेणी में। सर हम लोग भी रिजल्ट देंगे, हाँ बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। मंजीत कुमार लुसेंट का पेज नंबर है चला। तो नया पुरान में अंतर हो जाता है। नया में थोड़ा फिजिक्स निकालिए ना, फिजिक्स। प्रथम उत्तोलक श्रेणी में आइए, उत्तोलक वाला में आइए मंजीत कुमार। बुक का पेज नंबर, बुक में नया पुरान में पेज नंबर का अंतर हो जाता है मंजीत कुमार। हाँ, इधर निकालिएगा अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल के बाद में देखिएगा प्रथम उत्तोलक श्रेणी है जो 3 प्रकार का होता है। अब द्वितीयक में आइएगा, कहता उत्तोलक आलम आयाम के बीच और डब्लू के प्रकार के उत्तोलक यांत्रिक सदैव 1 से अधिक होता है। अब देखिएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक पहचानने का क्या है। पहला क्या हम कहे हैं, लास्ट में दबाना है, तो कौन सा उत्तोलक, प्रथम। दूसरा में देखिएगा सरौता। अच्छा, सरौता जो होता है, हाँ कसैली काटते हैं, खैनी काटते नहीं ना, सरौता से मेन देखिए काटने के लिए तो कोनो पूछो से काट लीजिएगा। जैसे कलम का काम क्या है, लिखना। अगर हम लोग हमला करेंगे कोनो पर तो मरेगा कि नहीं, तो कहेंगे कलम का काम हत्या करने में है, नहीं, सबका काम बना हुआ है। बशर्ते हम लोग का तरीका कहाँ कौन यूज करना है ये हम लोग पर निर्भर करता है। हाँ, अब कलम बनाए लिखने के लिए, लेकिन गलत आदमी इसका गलत सेंस में। मोबाइल बनना है अच्छा के लिए, तो बताइए मोबाइल से सब अच्छे काम होता है क्या? तो अच्छा आदमी अच्छा काम करता है, बुरा आदमी अच्छा काम। आइएगा तो देखिएगा सरौता। सरौता आमतौर पर कसैली काटने वाला आता है, इतना बड़ा होता है आमतौर पर, उसे खैनियों काट सकते। अब ऐसे रह के तो काटिए देता ना, काटेगा ही, लेकिन आमतौर पर कहिएगा तो उसको कसैली कचरता है उसे।
तो देखिएगा लास्ट में दबाने से नहीं होगा, बीच में का जो असर जो बल पड़ता है किसमें, यानी लास्ट वाला से आगे, यानी बीच वाला में जब आप कीजिएगा तो वह काम करेगा। ऐसे तो आप मजबूत है तो कहीं दबाइए तो काम करवे करेगा, लेकिन कौन औजार का कहां दबाना चाहिए, उसका असर कहां पड़ेगा, उस तरह से व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग है। तो सरौता, अब आइएगा नींबू निचोड़ने वाला, देखते होइएगा जूस उस वाला ये सब बनता है ना गर्मी के महीना में, तो देखिएगा इतना बड़ा रहता है, वो खोला टाइप का, उसी में इतना बराबर ध के हाथ, तो देखिएगा लास्ट में नहीं, इसमें भी इसका बल ज्यादा किसमें, बीच में। तो जो बीच में बल लगकर अगर काम होता हो तो उस तरह का उत्तोलक किस श्रेणी में आएगा, द्वितीयक श्रेणी में, और लास्ट में जो असर होगा प्राथमिक श्रेणी। अब आ जाइए खैनी काटने वाला मशीन, क्या उसी को खैनी जो होता है देखते होइएगा, खैनी वाला दुकान में बड़ा रहता है ना, काट के नीचा रहता है, ऊपर से उतना वाला रहता है तलवार लेखा, हाँ, तो उसको देखिएगा उसका भी असर हम लोग खैनी काटते हैं कहाँ, बीच में ज्यादा असर होता। ऐसे तो हम लोग लास्टों में दबाएंगे तो कटेगा, लेकिन उसका सबसे ज्यादा असर होता है किसमें, बीच वाला। उसके बाद कूड़ादान ढोने वाला, कूड़ा जो ढोते हैं हम लोग ऐसे ना आता है, वो सीटी मारता है, तो कूड़ा जो रखा रहता है उसको देखिएगा कहां रखता है, वो बीच में, वो भी कहेंगे तो बीच में। अब आइएगा तृतीयक वाला में, तृतीयक वाला में आइएगा उत्तोलक, किताबी वाला भाषा नहीं बताते चूंकि ना समझिएगा। तृतीय उत्तोलक में आइएगा उत्तोलकों में आलम्ब एफ पर और डब्ल्यू के बीच के आवास में, देखिएगा यह यांत्रिक लाभदायक कम होता है। देखिएगा चिमटा ना, इसका भी जो असर जो होता है वह आपको जहां भार लगता है उसी के बीच में, जहां भार लगेगा उसके बीच में, तो वैसा अगर कहेंगे तो कौन, चिमटा, चिमटा और मनुष्य का हाथ, ये भी अगर कहेंगे तो किस उत्तोलक के श्रेणी में, तो तीसरा, प्राथमिक या प्रथम, दूसरा, तीसरा, ये पूछेंगे ना तब अपने के लिए। अब आइएगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या होता है, किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु की समस्त भार कार्य करता है। यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है यानी केंद्र होता है, एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल होता है जो अपने ओर किसी वस्तु को क्या करता है, खींचता है। आकर्षण का क्या अर्थ हुआ, खींचना, और जहां से खिंचाव का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। सर आज मैं एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी सभी में मेडिकल आउट हूं, डिफेंस ज्वाइन करना चाहता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, दुनिया का कोई भी चीज बड़ा नहीं है, बशर्ते आप अपना क्षमता बढ़ा दीजिए, सारा चीज क्या होगा, छोटा हो जाता। आप अपना क्षमता मेहनत कम कर देते हैं, इसलिए छोटा चीज भी हम लोग को पहाड़ दिखने लगता है ना। आज बताइए बड़ा से बड़ा जॉब है, एक साधारण परिवार का लड़का भी फाइट करके वहां तक पहुंचता है कि नहीं। अगर वह हार्ड रहता, आज भी कंपटीशन उतना हार्ड होते जा रहा है, लेकिन आज भी किसी न किसी का रिजल्ट आता है कि नहीं। हमारा नहीं आपका है, इनका नहीं आता है, उनका आता है, उनका, लेकिन आता तो सबका है। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर होता है। अब कहिएगा किसी वस्तु का जो भार होता है गुरुत्व केंद्र पर, कहां होता है, ऊपर की बगल की नीचा, नीचा होता है। कहां होता है भार, नीचा। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबरी प्रमुख बल लगाता है, तो उस पर जो बल लगता है वो एक प्रकार का बल क्या होता है, बैलेंस होता है। क्या होता है, बैलेंस अर्थात संतुलित। संतुलन के प्रकार यानी संतुलन के 3 प्रकार होता है। संतुलन के कितना प्रकार, 3 प्रकार। पहला अस्थाई, दूसरा अस्थाई और तीसरा उदासीन। क्या होता है, उदासीन अर्थात न्यूट्रल।
तो देखिएगा अस्थाई क्या होता है, जब किसी वस्तु को मिल रहा है ना। हाँ, अभी इनको पेज नंबर कैसे बताए, नया पुरान में दोनों में अंतर है। राहुल पंडित सर, पेज नंबर कितना है? नया पुरान दोनों किताब में चेला अंतर है पेज नंबर। अब नया का बताए। ज्योग्राफी बोले? ओ फिजिक्स ना, फिजिक्स में आइएगा। फिजिक्स तो बच्चा जानिए रहा है कि शुरू है। फिजिक्स में आकर देखिएगा। हाँ फिजिक्स में आ जाइएगा। हाँ, फिजिक्स में आके देखिएगा, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, उसके नीचे आइएगा तब गुरुत्वीय केंद्र होता है। फिर आपको आइए तो उसमें आपको प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीयक उत्तोलक, तृतीयक उत्तोलक, उसके बाद आइएगा तो वही संतुलन का प्रकार जो अस्थाई, अस्थाई और उदासीन 3 प्रकार का। आ जाइए, अब मिल जाएगा। हाँ, शर्माना नहीं है तो बहुत काम, शर्माना अच्छा बात है, क्योंकि कुछ ऐसा जगह है जहां शर्माइएगा तो डायरेक्ट आपको घाटा हो जाए ना, उसका असर आप पर दिखने लगेगा। इसलिए बहुत सारा काम जो है उसमें शर्माना नहीं चाहिए। अब बताइए, पहले हम लोग के समाज में महिला शर्माती थी, अब महिला शर्माती है? नहीं, क्योंकि वो लोग भी अब पढ़ लिख लिए, वो जान गए कि दुनिया कैसे चलता है। लाज शर्म जब तक वो सब था, शिक्षा कम था, आज लाज शर्म सब ताका पर रख दी है। अब पढ़ाई पर भीड़ गई है सब। आई बताइए, लड़की किस फील्ड में नहीं है, औरत किस फील्ड में नहीं? न तो पहले औरत के अगर चौक पर आप छोड़ देते तो वो अपना गांव में ना जाके दूसरा गांव में चल जाए। वो निकलवे नहीं करती थी, तो निकलवो करती थी इतना घूंघट। अब गांव में जाइए, किसी महिला का घूंघट देखिए आप, 2 मिनट में तो चौक पर चलिए आती है, 3 मिनट में डिस्ट्रिक्ट में। अब बताइए, तो सबको हो गया, पढ़ लिख ली है, सारा चीज का जानकारी उन लोग को हो गया है, तब क्या लाजाना, क्या शर्माना? तो अब बताइए, आप ही लोग को, आप लोग रह रहे, कोई है अकेले रह के सारा मेंटेन करके क्लास करके? अब बताइए, न तो पहले मैट्रिक के एग्जाम में लड़का के दाढ़ी मोछ हो जाता था, 4 गोरा मैट्रिक के एग्जाम कराने जाता, लड़का इधर उधर ना हो जाए। बताइए, 4 गोरा मिल के एगो लड़का को मैट्रिक के एग्जाम देने जाता था। आज बच्चा को खाली रुपया दीजिए ना, अमेरिका से घूम के आ गया तब, खाली पैसा तो दीजिए आप, क्योंकि उसको पता है कि कैसे जाएगा अमेरिका। पहले तो गांव से निकलवे नहीं दिया, डिस्ट्रिक्ट कभी गया ही नहीं, तो उसको तो पते नहीं चलता था ना। अब साधन भी हो गया है। आइएगा, तो कहता है 3 प्रकार का संतुलन है, अस्थाई, अस्थाई और उदासीन। अस्थाई, अस्थाई, उदासीन। चलिए, बहुत बढ़िया। न्यू बुक है राहुल पंडित, न्यू बुक में कितना पेज नंबर है? 303। राहुल पंडित जी 303 नंबर पेज है फिजिक्स में, लूसेंट 303 नया है। तो टीचर का काम है जानबूझ के, लेकिन बताना जरूरी पड़ जाता है, हमारा अपना कर्तव्य तो हो जाता है ना। हमको टीचर का कर्तव्य होता है ये जानकर आपको पढ़ाना है, ताकि बच्चा को कुछ नहीं आता है। इस दिन अगर टीचर चाहे सोच लेगा कि आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ आता है, तो टीचर पढ़ा पाएगा? जब सब अबे करता था काला पढ़ाएगा? देखिएगा 1 नंबर में अस्थाई संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से, संतुलन यानी बैलेंस स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए, यानी थोड़ा हटाया जाए, तो उस संतुलन को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई। हल्का एक जगह से दूसरे जगह किया जाता है तो अस्थाई, माने ज्यादा का चेंज नहीं। ना इधर आइए, न हुए तो अंतर, इधर आइए। और बल हटाते ही वह पूर्व अपनी अवस्था में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे?
यानी बल लगाए तो थोड़ा स्थान परिवर्तन हुआ, यानी हम कलम रख दिए, थोड़ा अगर ऐसे किएंगे तो वही स्थान परिवर्तन होगा। अब फिर बल हम हटा लिए तो अगर कलम वही जगह पर चला आया जहां पहले था। स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग को भी खींचेंगे फिर चलाएगा। हाँ, तो वैसा वस्तु ना, तो वैसा को हम लोग क्या कहेंगे, अस्थाई। यानी बल लगाने पर थोड़ा परिवर्तन विस्थापित हुआ, लेकिन बल हटाने के बाद पुनः पूर्वावस्था में आ गया, यानी पहले की अवस्था में, तो क्या होगा, अस्थाई। अस्थाई में आइएगा। यदि किसी वस्तु को पुनः संतुलित की अवस्था में न आए, जैसे बल लगाए अब विस्थापित हुआ, अब बल हटा लिए तो ये वही है, माने मूल अवस्था में या मूल जगह पर वो नहीं आया, तब क्या, अस्थाई। अब मूल हटाने के बाद मूल अवस्था में आ गया तो अस्थाई, नहीं आया तो आ गया तो। अब तीसरा है आपका संतुलन। क्या है आपको, संतुलन का तीसरा प्रकार है उदासीन। यदि किसी वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा विस्थापित, विस्थापित करने का समझे, थोड़ा हटाना, थोड़ा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित, यानी ये अवस्था है, थोड़ा बल लगाए तो दूसरा अवस्था में चला, अब फिर हटा लिए तो वो तीसरा अवस्था में चला जाए। पहला है कि बल लगाने पर थोड़ा हटा, अब फिर पहले वाला अवस्था में आ गया तो अस्थाई। दूसरा में अस्थाई, बल लगाए थोड़ा विस्थापित हुआ, बल हटाए लेकिन वही रह गया, पहले ही जैसा हटा जैसा। तीसरा उदासीन, तो गुरुत्व केंद्र छोड़ देने पर अपनी नई स्थिति को, यानी न पहला हटा और जहां गाया दोनों में से कोई नहीं, एक तीसरा जगह चुन लिया, तो कौन, उदासीन। अब देखिएगा गुरुत्व जो केंद्र होता है कुछ उसकी विशेषता है। अब गुरुत्व केंद्र में क्या क्या आपका असर दिखता है, सो गुरुत्व केंद्र माने समझे, जहां से गुरुत्वाकर्षण का सेंटर हो, यानी जहां से गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव हो, उसी को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण केंद्र या गुरुत्व केंद्र। इसमें एक शर्त है, वस्तु गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। देखिएगा संतुलित का शर्त होता है, संतुलित जो होता है, जो बैलेंस का जो 3 प्रकार बताए हैं उसका विशेषता होता है कि जब भी उसका गुरुत्व केंद्र होगा वह नीचा होगा कि ऊपर, नीचा होगा। ध्यान रखिएगा, गुरुत्व केंद्र जो होता है वह कभी भी न ऊपर होता है, न बाएं होता है, न दाएं होता है, कहां होता है, नीचा होता है। नंबर 1 शर्त। दूसरी शर्त, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर माने समझे, ऊर्ध्वाधर माने खारा, ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है खारा, यानी लंबवत, तो आप कहते हैं वर्टिकल, या उसी को कहते हैं उदाग्र। उदाग्र, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल या लंबवत। ये देखिए क्या है, उदाग्र, ऊर्ध्वाधर, लंबवत, वर्टिकल, एक ही बात हुआ। तो ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरती है। कोई भी जो गुरुत्व केंद्र होगा वो कहां से, उसका कोई एक आधार होगा, जैसे यही आधार हुआ और कहां से गुजरेगा, यहां से। उसके बाद घर्षण एक प्रकार का, थोड़ा देखिएगा, घर्षण भी एक प्रकार का क्या है, बल है। अगर आपसे पूछेगा घर्षण एक प्रकार का क्या है, बल है। घर्षण एक प्रकार का, राहुल पंडित जी मिल गया गुरुजी, चलिए बहुत बढ़िया, खोजने से तो अब भगवान मिल जा रहा है, तो अभी किताब है। हाँ बताइए, पहले भोले बाबा, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये तीनों से लोग तपस्या करता था तो मुंह मांगा आशीर्वाद मिलता था कि नहीं, कह देता था गुरु जी हमको नींद नहीं आए, तो जाइए नींद कहियो नहीं आएगा। गुरु जी हमको जिंदगी भर नींद आए, तो जाओ जिंदगी भर सोए रहेगा। गुरु जी हम जिस पर हाथ ध दे वो मर जाए, तो भस्म हो जाए, तो जाओ जिस पर हाथ ध देगा भस्म हो जाए। ऐसा भी वरदान दिए हैं कि नहीं, क्यों, जबकि वो जानते थे
कि इस तरह का आशीर्वाद से लोग गलत उपयोग करेंगे। लेकिन इस तरह से लोग भक्ति किया, इस तरह से भगवान को खुश कर दिया कि भगवान विवश हो गए। क्या हो गए? विवश हो गए, और तब जाके वो आशीर्वाद। ऐसे ही एक भक्त था, प्रभु श्री राम का भक्त था, और खेत में बैठा हुआ था लोटा लेके, भोज खाने ना, ठीक है, हाँ। तो जब बैठा हुआ था और राम राम बड़ा भक्ति में लीन था, राम राम कर रहा था, उधर से बजरंगबली आए थे, हमारे गुरुजी का नाम ले रहा है, किस अवस्था में है, अवस्था में नाम उम नहीं लेना चाहिए ना। एक गदा दिया, तो एक गदा दिया तो लोटा उधर ये इधर, ठीक है। अब इसका पंचायती हुआ कि भाई काहे हमको आप मारे, तुम्हारा भजन करने का तरीका ठीक नहीं है। ये तो पहुंच गया राम जी तर कंप्लेन करने, क्योंकि लोग जानता था कि सबसे करीबी किन का, रामे जी का ना। तो जब वहां पहुंचे, कहा कि जो मेरा भक्त है हनुमान, तू काहे मारा इसको? कहा गुरु जी, भक्ति करने वाला को तो हम नहीं मारते, लेकिन इसका भक्ति ठीक था, लेकिन अवस्था सही नहीं था, है। तब जाके राम जी कहे, चेला ये गुण भी अब सुन लो, तुमको कमी था, हनुमान जी के कह दिए कि भक्ति के लिए और प्रेम भाव के लिए किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं होता। आप जिस अवस्था में आपको समय मिलता है, उसी अवस्था में आप भक्ति कर। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत के बैठ के पढ़ने का मन नहीं होगा, बहुत है कि सुतिए के पढ़ता तो सुतो ना, बहुत है कि मान लिया जाए कुर्सी टेबल पर पढ़ने में उसको मन लगता है, तो कुर्सी टेबल पर पढ़ो। यानी काम अगर सही काम है तो अवस्था मायने नहीं रखता, अगर काम अगर गलत है तो सारा अवस्था। जैसे मान लिया जाए अब तारी खाना में जाके दूध पीजिएगा, तो दूध पीना हानिकारक है, लाभदायक है, लाभदायक है। लेकिन जब दूधे पीना होगा तो तारी खाना में जाके काहे पीजिएगा, घर नहीं है। तो वहां काम सही है, लेकिन तरीका कल में आपका बना है लिखने के लिए, लेकिन आप लिख के ना उसका प्रयोग आप हत्या के लिए कर रहे हैं। तो बताइए कलम गलत है कि चलाने वाला? चलाने वाला का तरीका है, क्योंकि लिख कर ना उसका आप प्रयोग कर रहे हैं गलत सेंस। तो घर्षण एक प्रकार का चेला क्या है, बल है, और घर्षण बल को ही हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। लोटनी घट आ रहे लोटनी कुटनी सब होगा, इसी में आता है वो। हाँ, सर्पी घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल सब आएगा, अब बताएंगे। तो घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो क्या करता है, प्रतिरोध यानी विरोध करने का काम करता है। क्या करता है? प्रतिरोध यानी विरोध करने का काम करता है। जैसे हम लोग चलते हैं तो चलने के दर को क्या करता है, वो बढ़ाता है कि घटाता है? कभी कभी बढ़ाता भी है, नहीं, घटाता है। क्या करता है? घटाता है। नंबर एक, जैसे अगर मान लिया जाए घर्षण बल नहीं रहता तो क्या हम लोग ठाड़ा रहते? अगर घर्षण बल नहीं रहता तो क्या मार्कर हाथ में रहता? नहीं रहता, नीचे गिर जाता। मान लिया जाए साइकिल में हम लोग ब्रेक लगाते, साइकिल खूब स्पीड है, ठीक, हम लोग लगाए क्या? ब्रेक। तो ब्रेक लगाए, उसका उद्देश्य क्या है? स्पीड को बढ़ाना कि स्पीड को कम करना? घटाना, यानी कम करना। तो आमतौर पर जो फ्रिक्शन बल होता है वो गति को क्या करता है? घटाने का काम करता है, प्रतिरोध करता है, यानी रोकने का काम करता है। अब देखिएगा, लेकिन जितना चिकनापन होगा उसमें घर्षण बल उतना ही कम होता है, और जितना खुदरापन होगा उसमें घर्षण बल उतना ही ज्यादा। जैसे मान लिया जाए हम लोग जूता पहनते हैं, चप्पल खरीदते हैं, गाड़ी के टायर होता है, उस समय देखते गोटी रहता है ना। अगर वह गोटी नहीं रहता गाड़ी में कि चक्का में, तो हम लोग यहां ब्रेक मारते तो रुकता कहां? भिखना पहाड़ी ना। लेकिन यहां ब्रेक मारते तो गोटी के कारण ही, फ्रिक्शन बल के कारण यहां मारते हैं, यही रोकता है। अब तो बहुत सारा पावर ब्रेक आ गया है ना, डिस्क ब्रेक। हाँ देखिए, डिस्क ब्रेक,
एक तरह से खतरनाक भी होता है। अगर एक आप बैग मार दिए तो गाड़ी वहीं रहेगा, आप फेंक आ जाइएगा गया घाट। अब देखिएगा तो कहता एक बल होता है जो सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है। यानी कहने का अर्थ कि गाड़ी चल रही है पूर्व की तरफ, इधर पूर्व है ना, अब हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो पूरब जाने से रोकेगा कि बढ़ाएगा? रोकेगा। यानी उसके गति के विरोध हुआ कि सापेक्ष विरोध हुआ। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है घर्षण बल? तो सतह पर। यानी जैसा सतह होगा उसके अनुसार घर्षण बल होगा। यानी सतही ज्यादा चिकना उतना ही कम, जितना खुरखुरापन यानी रुखरापन उतना ही घर्षण बल ज्यादा। यानी कहने का अर्थ कि घर्षण बल किस पर निर्भर करेगा? सतह पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सतह पर। जैसे बर्फ पर अलग घर्षण बल होगा, इस पक्का पर फर्श पर अलग होगा, अगर इसी में टाइल्स लगा होता तो अलग होता ना। इसी में मान लिया जाए गिट्टी उट्टी गिरा दिया, रोड है तो उसका अलग हो जाता ना। वही पीच ढाल देते हैं तो उसका घर्षण बल फिर अलग हो जाए। यानी घर्षण बल जो है किस पर निर्भर करता है? तो सतह पर। हाँ, कम करता है। कुछ तो रिप्लाई दीजिए, बोलिए। लोटनी घर्षण आ रहे हैं ना, पढ़ा दीजिएगा तो गड़बड़ा ना जाता है। एक कहीं थर्ड ब्रेक लगाता है लोग। आइए, पढ़ाई है, इसको टीचर पर निर्भर करता है कि एकरा कैसे पढ़ाइए कि ओकरा दोबारा न रटने की व्यवस्था हो और न ज्यादा ओकरा डेरा पर। लड़का बड़ा कमे पढ़ना चाहता है, कहीं मेहनत बड़ा कम करता है, तो उसको शुरू से ऐसा रास्ता बताइए कि ताकि वो डेरा पर उस चीज को नहीं पढ़े तो वो उतना चीज दिमाग में रहे, कॉन्सेप्ट पर वो खींच दे। अब आइएगा, घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता या तापीय ऊर्जा में। अगर आपसे पूछेगा घर्षण बल में ऊर्जा का क्षति होता है कि नहीं? नहीं होता है, ऊर्जा का क्षति नहीं होता है। जैसे हम लोग गाड़ी स्पीड में जा रहे हैं ना, गाड़ी स्पीड में जा रहे हैं और ब्रेक मारे तो वही जो ऊर्जा वहां क्या होगा? ऊर्जा कमना शुरू हो जाएगा। वही ऊर्जा जो होता है तापीय ऊर्जा में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी आप देखते हैं जहां जहां ब्रेक कहीं कहीं लगाते हैं तो आग लग जाता है। जैसे ट्रेन लोहा के पटरी पर होता है, ब्रेक लगाइए, क्या हो जाएगा? आग लग जाता है। क्या हो जाता है? आग लग जाता है। इसका कारण क्या है? कि वो भी धातु का है, ये भी धातु का है। स्वाभाविक है ऊर्जा क्या होगा? तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऊर्जा का क्षय होगा कि नहीं घर्षण में? नहीं। लेकिन ऊर्जा जो होता है घर्षण बल में किस रूप में रूपांतरित हो जाता है? तापीय ऊर्जा में। किसमें आपको? तापीय ऊर्जा। घर्षण के 4 प्रकार होते। आ रहे हैं चेला, आ गए आप ही पे, घर्षण के बल में ही हम आ रहे हैं। हाँ, देखिएगा, एक घर्षण बल है। घर्षण आपसे पूछेगा कितना प्रकार का? तो 4 प्रकार का। एक होता है अस्थैतिक घर्षण। क्या होता है? अस्थैतिक घर्षण। एक और होता है दूसरा का ये सीमांत घर्षण। तीसरा होता है गतिज या सर्पी घर्षण। हाँ, क्या होता है? गतिज या सर्पी घर्षण। और चौथा होता है लोटनी घर्षण। हाँ, क्या होता है? लोटनी। अब तो 4 प्रकार का होता है, लेकिन होता क्या है? कैसे मानेंगे कि कौन है? हाँ, देखिएगा, कोई भी पिंड का अगर अवस्था स्थिर है तो समझ जाइए कौन सा घर्षण होगा? अस्थैतिक घर्षण। वैसा घर्षण बल का नाम बताए जिसमें अवस्था स्थिर होता है। कौन? अस्थैतिक घर्षण बल। घर्षण बल कितना प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला आगे। अब आइएगा, सीमांत घर्षण। किसी पिंड के सरकने की अवस्था को, जब ये कोई पिंड सरकेगा ना, तो सरकने वाला जो भी हो, कौन सा घर्षण? कौन? सीमांत। जब ये सरकने वाला हो बात तो सीमांत। जब ये अगर स्थान परिवर्तन नहीं करता यानी स्थिर हो तो अस्थैतिक। उसके बाद
गतिज या सर्फी, किसी पिंड के अनतल फिसलने की अवस्था। जैसे कोई वस्तु फिसलता है ना, अब फिसलने के कारण गिर जाता है या लुढ़क जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गतिज। जब ये आप लुढ़किएगा, मान लिया जाए आप ही गिर गए, तो गिरेंगे तो स्पीड आपका बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाता है ना। तो उसको हम लोग, जब ये होगा तो गतिज, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण। एक आइएगा लोटनी घर्षण, लुढ़कने वाला। क्या होता है? लुढ़कने वाला। जैसे कुछ ऐसा चीज है जो लुढ़कता हो, जैसे गैसेस सिलेंडर हो, बर्फे का कोई गोला टाइप का हो, किला हो, वो सब भी है। धक्का लगाइएगा तो लुढ़कने लगता है ना। तो जो लुढ़कने का कंडीशन हो तो कौन? लोटनिक। जो स्थान परिवर्तन नहीं करता हो, स्थिर हो, स्थैतिक। जो सरकने की अवस्था हो, सीमांत। जो गतिज या सर्पी, जिसमें फिसलन हो, जिसमें फिसलन हो, गतिज या सर्पी। जिसमें स्थान परिवर्तन, स्थिर हो, स्थैतिक। जिसमें सरकने का गुण हो, सीमांत। सरकने का गुण हो, सीमांत। जैसे मान लिया जाए हम लोग रस्सी लेके कोई वृक्ष पर से कूदेंगे, या मान लिया जाए किसी बिल्डिंग पर हम लोग रस्सी से नीचा उतरते हैं। आर्मी उर्मी फोर्स सब में करता है ना, ट्रेनिंग दे आता है। पहाड़ पर चढ़ जाता है, पहाड़ पर से उतरने के लिए कहे ना, तो उसी के माध्यम से क्या होता है? आप जब रस्सी के माध्यम से नीचा गिरते हैं, डायरेक्ट छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, लेकिन धीरे धीरे आप छोड़ते हैं, हाथ को कसते रहते हैं, समय पर छोड़ते रहते। तो जहां धीरे 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 उनमें घर्षण बल रहता है, यानी धीरे धीरे आपके स्पीड को क्या करेगा? कम करता रहा। तो देखिएगा, 4 प्रकार का घर्षण बल। एक स्थैतिक, जो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता। दूसरा है सीमांत घर्षण, जिसमें सरकने का गुण हो, तो सीमांत। उसके बाद सर्पी या गतिज, जिसमें फिसलने का गुण हो ना, जैसे हम लोग चल रहे हैं या कोई सामान फिसल जाता है। चौथा है लोटनिक, यानी कोई वस्तु को हम लोग लुढ़काते हैं। क्या होते हैं? जैसे गैसेस सिलेंडर है ना, क्या कौन चीज? हाँ हाँ, कोई बहुत सारा हो जाएगा। इसे एग्जाम्पल दिए हैं ना, गुण पर पकड़ लीजिए। अब आइएगा, अच्छा, घर्षण बल के अधीन ध्यान रखिएगा, घर्षण बल के अधीन अगर कोई कार्य होता है तो कैसा कार्य होता है? ऋणात्मक। ध्यान रखिएगा, घर्षण बल में कोई भी कार्य होता है वह ऋणात्मक होता है। यानी ऋणात्मक कार्य उसी को कहेंगे जो आपको स्पीड को क्या करता है? कम करने का काम करता है, यानी विरोध करने का काम करता है। तो जो भी विरोध करेगा उसमें कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। अच्छा, एक तो पहले ही हम आप लोग को बताए हैं कि कोई भी कार्य, वो कार्य कब माना जाएगा? जब वो वस्तु का स्थान परिवर्तन हो, अर्थात विस्थापित हो, यानी विस्थापन में चेंज हो। जैसे आप लोग को बताए हैं कि अभी नहीं, जैसे मान लिया जाए हम लोग टोकरी में कोई सामान रखे हुए हैं, हम लोग चल रहे हैं, बताइए क्या उसको कार्य माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। कार्य क्या होगा? शून्य। लेकिन वही टोकरी को एक डेंग चलकर हम लोग कहीं दूसरे जगह पर रख दिए तो वह कार्य होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि कार्य होने के लिए उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापित यानी स्थान परिवर्तन होना आवश्यक होता है। अगर स्थान परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ, स्थान परिवर्तन हुआ तो कार्य माना जाए। देखिएगा, बल और विस्थापन के, अब रहने दे, तब फिर समझाएंगे तो ज्यादा लग जाएगा ना। ठीक है, बहुत बच्चा खाना उना नहीं ना खाता है। हम लोग अपने स्टूडेंट थे तो बिना खैले रह जाते थे 12 बजे 1 बजे। उससे क्या होगा था कि शरीर पर कुछ ना कुछ सुबह खा लेना है, ध्यान रखना है। चलिए, तो आज यहीं तक। गुरुदेव अब छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक अब लास्ट है। फिर अब हम लोग को भेंट होगी सोमवार के दिन।
कल तो संडे, कल तो ना संडे के। सैटरडे था कि कोई बैच था, आगे रहता नहीं है इसीलिए।